एग्जाम होने वाला है। इसके लिए खान सर के द्वारा एक टॉनिक बैच लाया गया था, जिसमें वो संपूर्ण रिवीजन करा रहे हैं खान। उसी में आज का हम लोग जो पीडीएफ है, जो बुक है, मैंने जो पीडीएफ करेंगे वो साइंस का होगा। इसमें साइंस का पहले हम लोग बायोलॉजी करेंगे, फिर फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे। ये तीनों को हम लोग एक साथ ये वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे साइंस को। तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो जा सकता है। और पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस का, तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, और कमेंट में इसका टेलीग्राम का लिंक, क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट का लिस्ट दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लस अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ बताए। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी का भी सबसे पहले बॉटनी। सबसे पहले चित्कर्ष शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? चित्कर्ष शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान में चित्कर्ष शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। हिप्पोक्रेटस को किसे कहते हैं चित्कर्ष शास्त्र का जनक? हिप्पोक्रेटस को। जियोलॉजी का जनक अरस्तु को। बोटनी का जनक थियोफ्रेटस को। चित्कर्ष शास्त्र का हिप्पोक्रेटस को। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथोनोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोनोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोनोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पॉडीलॉजी में पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? भूमि या मिट्टी का अध्ययन हम लोग पीडोलॉजी में करते हैं। भूमि या मिट्टी का अध्ययन करते हैं। चेचक के टीके का विकास किया था, किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। अब आता है प्रदूषण। प्रदूषण किससे होता है? तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, SO2 और NO2 से। प्रदूषण किससे होता है? CO, SO2 और NO2 से। ग्रीन हाउस क्या है? तो जल वाष्प है, CO2 है और CH4 है। ग्रीन हाउस क्या है? तो जल वाष्प, CO2 और CH4 है। ओजोन क्षरण किससे होता है? तो CFC और Cl2 से। ओजोन क्षरण किससे होता है? तो CFC और Cl2 से। अम्लीय वर्षा होता है SO2 और NO2 से अम्लीय वर्षा होता है। एड्स का कारण क्या है? तो वायरस है, HIV वायरस होता है जिससे एड्स होता है। वायरस है एक HIV। इबोला क्या है? इबोला क्या है? तो इबोला एक तरह का वायरस है। इबोला क्या है? तो इबोला एक तरह का वायरस है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है? तो कवक है। पेनिसिलिन क्या है? पहले से पेनिसिलियम क्या है? तो कवक है। पेनिसिलियम क्या है? तो कवक है। पेनिसिलियम क्या है? तो कवक है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। फिर आता है मशरूम क्या है? तो मशरूम कवक है। मशरूम क्या है? तो मशरूम कवक है। मशरूम क्या है? तो मशरूम कवक है। फिर आता है आपको पादप हार्मोन और उनके मुख्य कार्य क्या क्या है? पादप हार्मोन और उनके मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सिन क्या है? तो पौधे की वृद्धि और प्रकाश की ओर झुकाने के लिए। ऑक्सिन क्या करता है? तो पौधे में वृद्धि करता है और प्रकाश की ओर झुकना होता है। जिब्रेलिन क्या है? बौने पौधे को लंबा करने के लिए जिब्रेलिन का यूज करते हैं, बौने पौधे को लंबा करने के लिए। फिर आता है साइटोकाइनिन क्या है? कोशिका विभाजन में सहायक है। साइटोकाइनिन क्या है? तो कोशिका विभाजन में सहायक है। एथिलीन क्या है? फलों को प्राकृतिक रूप से पकाना। एथिलीन क्या होता है? फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एथिलीन। साइटोकाइनिन क्या है? तो कोशिका विभाजन में सहायक है। फिर आता है आपका एस्कार्बिक एसिड, वृद्धि रोधक हार्मोन है ये। एस्कार्बिक एसिड ABA क्या है? तो वृद्धि रोधक हार्मोन है। फ्लोरीजेंस क्या है? तो फूल खिलने वाला हार्मोन है। फ्लोरीजेंस क्या है? तो फूल खिलने वाला हार्मोन है। एस्कार्बिक एसिड क्या है? तो वृद्धि रोधक हार्मोन है। टाउमेटिन क्या है? तो पौधे को जख्म भरना। टाउमेटिन क्या है? तो पौधे में जख्म भरना है। फिर आता है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? तो कवक से होता है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होता है? कवक से होता है। फिर जड़ें विकसित होती है। जड़ें विकसित किससे होती है? तो मूलांकुर से। जड़ें किससे विकसित होती है? मूलांकुर से। तना होता है प्रांकुर से। जड़ें किससे विकसित होती है? मूलांकुर से। और तना होता है तुम्हारा प्रांकुर से। गाजर एक क्या है? तो गाजर एक क्या है? तो जड़ है। गाजर क्या है? तो जड़ है। आलू के खाने योग्य भाग को तना कहते हैं। आलू के खाने योग्य भाग को तना कहते हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो बुल्फिया है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो बुल्फिया है। जबकि रेफ्लेसिया सबसे बड़ा है। संसार के सबसे छोटा पुष्प कौन है? बुल्फिया। सबसे बड़ा कौन है? तो रेफ्लेसिया है। सबसे बड़ा कौन है? रेफ्लेसिया है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो उसका पुष्प है।
भोजपत्र उत्पन्न करता है बेटुला की छाल से। भोजपत्र कहाँ उत्पन्न होता है? बेटुला के छाल से। भोजपत्र कहाँ उत्पन्न होता है? बेटुला के छाल से। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी किसके लिए है? तो आहार वहन करने के लिए। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी है? तो आहार वहन करने के लिए। जाइलम से जल लेके जाता है, फ्लोएम से भोजन होता है। जल का वहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। अनुवांशिकी के जनक के वैज्ञानिक कौन है? तो ग्रेगर मेडल है। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो ग्रेगर मेडल है। हॉर्गो ब्रिज क्या है? तो अब उत्परिवर्तन है। चार्ल्स डार्विन ने विकास बताया था। फिर आता है रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा क्या कहलाता है? रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा क्या कहलाता है? जियोफाइटस। रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा जियोफाइटस। बर्फ या टुंडा में होता है मोसोफाइटस। जीरोफाइटस रेगिस्तान में। बर्फ और टुंडा में होगा उसे मोसोफाइटस, और जो जल में होगा उसे हाइड्रोफाइटस कहेंगे। हाइड्रोफाइटस जल में, मोसोफाइटस बर्फ का टुकड़ा में, बर्फ या टुंडा में, और जीरोफाइटस रेगिस्तान में पैदा होता है। मूलांकुर पादपों के किस अंग में पाया जाता है? मूलांकुर जो है वो पादपों के किस अंग में पाया जाता है? जड़ में। मूलांकुर से जड़ से होता है, और तना होता है प्रांकुर से। मूलांकुर से जड़ होता है। कौन सा जड़ है? तो गाजर और मूली जल है, जड़ है। सलम्बेरा चुकंदर और शकरकंद सभी जड़ है। कौन कौन है? गाजर, मूली, सलजम, चुकरकंद, शकरकंद, उपयुक्त सभी आपका जड़ है। सभी जड़ है। इंटरनोड पाए जाते हैं। इंटरनोड किसमें पाया जाता है? इंटरनोड पाए जाते हैं अदरक में, क्योंकि अदरक एक तना है। जबकि सलजम, शकरकंद, गाजर ये सभी जड़ है। इंटरनोड किसमें होता है? तना में होता है। और अदरक क्या है? तो एक तरह का तना है। फिर आता है निम्न में से कंद कौन सा है? कंद आपका आलू और ओल कंद है। जबकि सलकंद, लहसुन और प्याज क्या है? तो सलकंद है। कंद क्या है? तो आलू और ओल कंद है। आलू और ओल कंद है। जबकि सलकंद, लहसुन और प्याज सलकंद है। निम्न में से प्रकंद कौन है? प्रकंद अदरक और हल्दी प्रकंद है। अदरक और हल्दी प्रकंद है। प्रकंद कौन है? प्रकंद से तना निकलता है। अदरक और हल्दी तना होता है, तो अदरक और हल्दी है प्रकंद। फिर आता है निम्नलिखित सलकंद कौन है? सलकंद प्याज, लहसुन और ट्यूमेसिप सभी आपका सलकंद है। सलकंद कौन है? लहसुन, प्याज और ट्यूनिशिया सभी आपका लसकंद है। फिर आप पता अपस्थेनिक मूल देखे जाते हैं। अपस्थेनिक मूल कहाँ देखे जाते हैं? गन्ना में, बरगद में, मक्का में। अपस्थनिक मूल कहाँ देखे जाते हैं? गन्ना में, बरगद में, मक्का में। गन्ना में, बरगद में और मक्का में अपस्थनिक मूल देखे जाते हैं। इंसुलिन की प्राप्ति किससे होती है? इंसुलिन की प्राप्ति किससे होती है? तो देहलिया से। इंसुलिन की प्राप्ति किससे होती है? देहलिया से इंसुलिन की प्राप्ति होती है, देहलिया से। पौधे का सर्वाधिक क्षति कब होती है? पौधे को सर्वाधिक क्षति कब होती है? पौधे को सर्वाधिक क्षति कब होती है? तना के छिल जाने से। पौधे में सर्वाधिक क्षति कब होती है? तो तना छिल जाने से पौधे में सर्वाधिक क्षति होती है, सर्वाधिक क्षति होती है। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? आलू का जो हरा रंग है किसके कारण होता है? सोमेरिन के कारण, सोलानिन के कारण आलू का हरा रंग। जो आलू में आप कभी कभी हरा रंग देखते हैं ना, उसका कारण क्या है? सोलानिन है। जबकि हल्दी आता है कुरकेनिन से। हल्दी किससे आता है? कुरकैमिन से। हल्दी आता है कुरकैमिन से। जबकि सोलानिन से हल्दी, आलू का हरा रंग आता है सोलानिन से। हल्दी का हरा रंग किससे आता है? सोलानिन से आता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट युक्त भाग में। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट युक्त भाग में आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों का स्टार्च की जांच किया जाता है। पत्तियों में स्टार्च की जांच कैसे करते हैं? तो आयोडीन से करते हैं। पत्तियों में स्टार्च की जांच आयोडीन से करते हैं। गैसों में विनिमय किसके माध्यम से होता है? तो रंध्र के माध्यम से होता है। रंध्र गैसों में जो गैसों का विनिमय किसके माध्यम से होता है? रंध्र स्टोमक का माध्यम से होता है। देखिए स्टोमा कहते हैं इसे। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां रूपांतरित होती है। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है, किसमें हो जाती है? तो कांटा में रूपांतरित हो जाती है मरुस्थलीय पौधों में। मरुस्थलीय पौधों में किसकी कमी से पत्तियां भक्षी होती? किसकी कमी होने से जो पत्तियां जो है वो कीट भक्षी हो जाती हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां कीट भक्षी हो जाती हैं। जो लोग कीड़ा मकोड़ा खाने लगता है ना नाइट्रोजन की, उसकी कीट भक्षी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को फूल नहीं, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे हम लोग पैमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन, फूलों का नर भाग कौन कौन है? पुमंग है। फूल का जो नर भाग होता है उसमें क्या होता है? पुमंग होता है। पुलकेसर, परागकोश, परागकण। जबकि महिला भाग में जनांग होता है, अंडाशय, वहितिका, वही वर्तिका, अंडाशय। जबकि पुमंग में पुलकेसर, परागकोश और परागकण होता है।
परागकण कहाँ होता है? तो वर्तिकाग्र में होता है। परागकण कहाँ होता है? तो वर्तिकाग्र में होता है। परागकण के फलस्वरूप निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो अंडाशय में होती है। परागकण के फलस्वरूप निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो अंडाशय में होती है, अंडाशय में होती है। कमल के फूल में परागन कहाँ होता है? तो कीट में होता है। कमल के फूल में परागन कहाँ होता है? तो कीट में होता है। कमल के फूल में परागन कौन करता है? कमल का जो फूल होता है उसका परागन कौन करता है? कीट करता है। असत्य फल का निषेचन कहाँ होता है? तो पुष्पासन में। असत्य फल का निषेचन कहाँ होता है? तो पुष्पासन में होता है। इसके बाद ये सत्य फल है। बीज की रक्षा किसके माध्यम से की जाती है? बीज की जो रक्षा है वो किसके माध्यम से होती है? तो फल के माध्यम से बीज की रक्षा होती है। इसके बाद आता है कौन सा द्विबीजपत्री है? तो दलहन आम और जामुन। दलहन आम और जामुन द्विबीजपत्री है, जबकि गेहूं धान और मक्का एक पत्री है। द्विबीजपत्री कौन कौन है? तो दलहन आम और जामुन द्विबीजपत्री है, गेहूं धान और मक्का एक बीजपत्री है। अंकुरन के लिए आवश्यकता किसकी होती है? तो अंकुरन के लिए आर्द्रता और वायु की आवश्यकता होती है। अंकुरन के लिए क्या आवश्यक है? तो आर्द्रता और वायु। आर्द्रता और वायु अंकुरन के लिए आवश्यक होता है। अंकुरन के लिए आवश्यक क्या नहीं है? तो प्रकाश आवश्यक अंकुरन के लिए से थोड़ा आवश्यक है। मिट्टी, खनिज, मिट्टी से कोई जरूरत नहीं है अंकुरन के लिए। प्रकाशानुवर्तन की घटना किस हार्मोन के कारण होती है? क्या बोल रहा है? प्रकाशानुवर्तन, फोटोरोपिज्म की घटना किस हार्मोन के कारण होता है? तो ऑक्सिन के कारण होता है। प्रकाशानुवर्तन की घटना किस हार्मोन के कारण होती है? ऑक्सिन के कारण प्रकाशानुवर्तन की क्रिया होती है, ऑक्सिन के कारण। पौधे में क्षतिग्रस्त अंगों की भरपाई के लिए किस हार्मोन का उपयोग करते हैं? पौधों की क्षतिग्रस्त की भरपाई के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? नहीं पता है हमको। आपको पता होगा तो बताइएगा ना। 48 नंबर का आंसर। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए किसका रूप करते हैं? तो एसिटिलीन का। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एसिटिलीन का यूज़ करते हैं। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एसिटिलीन का यूज़ करते हैं। फिर आपका आता है सिनकोना। सिनकोना दवा कोनेन के लिए। कपास का रेशा सेलुलोज के लिए। कपास का रेशा सेलुलोज के लिए। सिनकोना दवा कोनेन के लिए। कपास रेशा सेलुलोज के लिए। लौंग पुष्पकली के लिए। दालचीनी छाल के लिए। सिनकोना दवा कोनेन, कपास का रेशा सेलुलोज, लौंग पुष्पकली, दालचीनी छाल के लिए है। कपास का कुल कौन सा है? तो फुलवेसी है। कपास जो कुल है वो मालवेसी का है। संतरा कुल जो है वो रुटेसी का है। कपास कौन कुल का है? तो मालवेसी कुल का है। संतरा कौन किसका है? तो रुटेसी कुल का है। आलू आता है सोलेनेसी कुल का। आलू किससे आता है? सोलेनेसी कुल का आता है। दलहन कौन कुल का आता है? मेलगुमिनेसी कुल का। दलहन कौन कुल का आता है? लेग्यूमिनेसी कुल का आता है। फिर आता है कौन सा जल का हानि की क्रिया है? तो वाष्प उत्सर्जन। जल का हानि क्रिया वाष्प उत्सर्जन से जल का हानि होता है। फिर आता है प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो संबंधों में सत्य बताना कि कौन सा सत्य है। ठीक है। जल के अपघटन से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। बात बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में जल का जो अपघटन होता है वहीं से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। CO2 का अपचय होता है, ये भी सही है। CO2 का अपचय होता है। लाल नीला बैगनी प्रकाश, लाल नीला बैगनी प्रकाश, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इसके बाद आपका मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक है। गौण उत्पाद ऑक्सीजन होता है। माने लगभग में सब सही है। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान का जो खैरा रोग है वो किसकी कमी से होता है? वो जस्ता की कमी से होता है। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो वो जस्ता की कमी से होता है। तंबाकू का मोजेक रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। तंबाकू का जो मोजेक रोग है वो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण तंबाकू का मोजेक रोग होता है। जिस पौधे में पुष्प तथा फल नहीं लगते उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। जिस पौधे में पुष्प और फल नहीं लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्रिप्टोगेम कहते हैं। जिस पौधे में पुष्प तथा फल नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं? उसे क्रिप्टोगेम कहते हैं। फिर आता है कवक। कवक का एक अच्छा स्रोत किसका है? तो कवक एक अच्छा स्रोत किसका है? तो पेनिसिलिन दवा का, मशरूम भोजन का, ईस्ट किन्वरन का, सभी का है। कवक जो एक अच्छा स्रोत किसका है? तो पेनिसिलिन दवा मिलता है कवक से। मशरूम भोजन भी कवक ही है। और ईस्ट किन्वरन होता है वो भी कवक से ही होता है। कवक और शैवाल के बीच के संयोजक कड़ी किसे कहते हैं? कवक और शैवाल के बीच के संयोजक कड़ी किसे कहते हैं? तो लाइकेन को कहते हैं। कवक और शैवाल के बीच के संयोजक कड़ी किसे कहते हैं? तो लाइकेन को कहते हैं। ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है। लिटमस पेपर में भी हम लोग लाइकेन का प्रयोग करते हैं। जिसमें लिटमस पेपर में क्या, अगर एसिड है
तो ब्लू से वो रेड हो जाएगा, अगर बेस है तो रेड से वो ब्लू हो जाएगा, अगर लिटमस पेपर लाइकेन है। वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है? तो लाइकेन होता है। जीवाणु का गुणसूत्रों की संख्या 1 होती है। तारपीन और चिरोजा किससे प्राप्त करते हैं? तो तारपीन और चिरोजा चीड़ से प्राप्त करते हैं। फिर आता है गन्ने की रेड डॉट किसके कारण होता है? तो गन्ने का जो रेड डॉट है वो विषाणु के कारण होता है। गन्ने का रेड डॉट होता है विषाणु के कारण। गन्ने का रेड डॉट विषाणु के कारण। कौन सा धान के खेत का एक जैव उर्वरक है? कौन धान के खेत का एक जैव उर्वरक है? तो नील हरित शैवाल है। धान के खेत का जैव उर्वरक कौन है? तो नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य कौन करता है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य कौन करता है? तो तुम्हारा एडोमेनेस लाइपेज नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य कौन करता है? तो सभी करते हैं। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कौन करता है? मेलिडेनम करते हैं, राइजोबियम करता है, एजेक्टोबैक्टर करता है, एजोला करता है, साइनोबैक्टीरिया करता है, नील हरित शैवाल करता है। सभी करते हैं हरित नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य। कौन कौन करते हैं? मॉलिडेनियम, राइजोबियम, एजिक्टोबैक्टर, एंजोला, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल सभी करते हैं आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य। फिर आता किसे वनस्पति का उभयचर कहते हैं? किसे वनस्पति का उभयचर किसे कहते हैं? बायोफाइटा को कहते हैं। वनस्पतियों का उभयचर कौन है? तो बायोफाइटा है, बायोफाइटा है। फिर आता निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक है? तो सूक्ष्म पोषक कौन है? तो जिंक एक सूक्ष्म पोषक है। सूक्ष्म पोषक कौन है? तो जिंक आपका एक सूक्ष्म पोषक है। फिर आता कौन खरपतवार नाशी है? तो कौन खरपतवार नाशी है? तो सिमोजिन है, 2,4-D है और ब्यूटोक्लोरीन। सभी खरपतवार नाशी सिमाजिन, 2,4-D और ब्यूटोक्लोर। किन्वरन क्या है? किन्वरन के फलस्वरूप क्या बनता है? किन्वरन के फलस्वरूप क्या बनते हैं? तो इथाइल अल्कोहल शराब बनता है। अगर किन्वरन करते हैं ना, किन्वरन के फलस्वरूप क्या बनेगा? तो इथाइल अल्कोहल शराब बनेगा और CO2 गैस निकलता है। किन्वरन के फलस्वरूप क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, जिससे शराब बनता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा पुष्प है? तो पुष्प मैंने फूल कौन सबसे बड़ा? फूल कौन है? पुष्प कौन है? रेफ्लेसिया है। सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रेफ्लेसिया है। सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो रेफ्लेसिया है, रेफ्लेसिया है। नाशपाती खाने वाला भाग क्या कहलाता है? गुद्देदार पुष्पासन। नाशपाती के खाने वाला भाग को क्या कहते हैं? तो गुद्देदार पुष्पासन कहते हैं, गुद्देदार पुष्पासन कहते हैं। निम्न में संवहनी ऊतक कौन है? तो जाइलम जल है, फ्लोएम भोजन है। जाइलम जल है, फ्लोएम भोजन है। ये आपका संवहनी ऊतक है। आधुनिक आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो TH मॉर्गन है। आधुनिक आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो TH मॉर्गन है, TH मॉर्गन है। वनस्पति पिरामिड आकार में कैसा दिखता है? तो उल्टा। मरुस्थली जो पिरामिड है वो आकार में कैसा दिखता है? तो उल्टा दिखता है। मरुस्थली पिरामिड आकार में कैसा दिखता है? तो उल्टा दिखता है, उल्टा दिखता है। यह अपघटन, उपभोग और उत्पादन। उत्पादन सबसे कम, फिर उपघटन और सबसे ज़्यादा अपघटक होते हैं। सबसे कम कौन होगा? उत्पादन। उससे ज़्यादा कौन होंगे? उपभोक्ता। और सबसे ज़्यादा होंगे अपघटक। शेर किस श्रेणी का उपभोक्ता है? तो शेर तृतीय श्रेणी में आता है। 3 तरह के उपभोक्ता होते हैं। एक होता है उत्पाद। उत्पाद को कौन खाता है? पहला, जिसको शाकाहारी। शाकाहारी को कौन खाता है? द्वितीय। द्वितीय को कौन खाता है? तृतीय। अपघटक कौन है? जो तीनों को खाते हैं। तीनों को कौन खाता है? अपघटक खाता है। अपघटक हो गया। मांसाहारी, तीसरे को मांसाहारी। तीसरा में कौन आता है? मांसाहारी आता है। कीटनाशकों की सर्वाधिक प्रभाव देखा कहाँ जाता है? तो अपघटक में। कीटनाशकों का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ देखा जाता है? अपघटक में देखा जाता है कीटनाशकों का सर्वाधिक प्रभाव। सीसा प्रदूषण को कौन प्रभावित करता है? सीसा जो प्रदूषण को कौन प्रभावित करता है? तो तंत्रिका करता है। किसको करता है? तंत्रिका करता है। फेफड़ा को कौन करता है? SO2। किडनी को कौन करता है? कैडमियम करता है। सल्फर प्रदूषण में कौन सा अंग प्रभावित होता है? सल्फर प्रदूषण से हमारा फेफड़ा होता है। सल्फर प्रदूषण से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा फेफड़ा होता है। फिर आता है कौन सम्मिलित है? तो लोहा। सिरोसिस में लोहा किससे होता है? सिरोसिस से। कॉपर होता है विल्सन रोज से। कैडमियम से इटाई रोग है। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम है। पारा से मिनी माता रोग है। आर्सेनिक से हाइट बूट है। फिर से लोहा सिरोसिस बीमारी, कॉपर विल्सन रोग, कैडमियम से इटाई, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, पारा से मिनी माता, आर्सेनिक से हाइट बूट। कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका का लिवेनहॉक ने। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का अल्टमैन ने। लाइसोसोम को डी डुबे ने। कोशिका द्रव को पुरकिंजे ने। कोशिका द्रव को पुरकिंजे ने। फिर आता है कोशिका भित्ति।
कोशिका भित्ति, पादप में सेलुलोज होता है। कोशिका झिल्ली जंतु में प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह और केप चक्र। फिर आता है लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री। केंद्रक क्रोमोसोम या डीएनए होता है। समसूत्री विभाजन रासायनिक अंग है, सॉरी शारीरिक अंग। समसूत्री विभाजन शारीरिक अंग। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका। समसूत्री विभाजन शारीरिक अंग। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका होता है। कोशिका में ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहते हैं तो उसे कहते हैं गोल्जी काय परिवहन को, सॉरी ऊर्जा गृह तो माइट्रोकॉन्ड्रिया है। ऊर्जा गृह कौन है, पावर हाउस कौन है कोशिका का, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया है। गोल्जी काय क्या परिवहन करता है ये। न्यूक्लियस ब्रेन होता है। राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, कोशिका का जो प्रोटीन संश्लेषण है वो कहाँ होता है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, वो राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में केप चक्र होता है और 38 एटीपी बनता है। सेंट्रोसोम अलग है, ठीक है। पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण की क्या कहलाता है, जो पादप कोशिकाएं हैं उसका सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली जंतु में होता है। फिर आता है कोशिका अंग और अन्य नाम क्या क्या है, कोशिका अंग और अन्य नाम, जैसे गोल्जी काय। गोल्जी काय क्या करता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, एटीपी का निर्माण करता है 38 में। लवक क्या करता है तो केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक है। केंद्रक न्यूक्लियस क्या है तो कोशिका का मस्तिष्क है। फिर आता है सेल कोशिका के 80% से अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है तो वो जल है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार यह कथन किसका है तो हेक्सेले का है। डीएनए किससे बना था, यूरेसिल से। डीएनए किससे बना, सॉरी डीएनए बना था थायमिन में। और आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल। डीएनए में क्या होता है थायमिन, आरएनए में क्या होता है यूरेसिल। मानव में क्रोमोसोम 46 होते हैं। आरएनए डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से फिंगरप्रिंट साउदर ब्लाउटिन ने बनाया था। डीएनए का फिंगरप्रिंट किसने दिया था, साउदर बाउटिन ने दिया था। अंगूठे का निशान, अंगूठे का निशान नील हार्डिन विल्सन ने दिया था। अंगूठे का निशान किसने दिया था, नील हाइडेन विलियम ने दिया था। डीएनए का अवलोकन डीएनए का अवलोकन किसने किया तो डीएनए का अवलोकन कार्ल्सबर्ग ने किया था। डीएनए का अवलोकन किसने किया था, कार्ल्सबर्ग ने किया था। डीएनए का डबल हेक्सिस मॉडल किसने दिया, वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए डबल हेक्सिस में वाटसन और क्रिक ने दिया था। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ऊतकों का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। कैंसर का अध्ययन को ऑर्कोलॉजी कहते हैं। अनियंत्रित विभाजन कैंसर को कहते हैं। लैक्टिक एसिड थकान में होता है। सबसे लंबी मांसपेशियां साइट्रोसिस में होता है। बड़ी मांसपेशी तंत्रिका कोशिका में होता है। लंबी कोशिका कौन सी है तो एक मिनट क्या था, बड़ी कोशिका सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सा रहता तो ग्लूटेलियस मैक्सिमम है। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, ग्लूटेलियस मैक्सिमम है। सबसे लंबी कोशिका कौन है तो तंत्रिका कोशिका है। मानव की सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम है। लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। फिर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी मानव की, ओवम है। सबसे बड़ी कोशिका विश्व में किसका है तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। विभाजनित कोशिका कौन है तो तंत्री अविभाजनित होना चाहिए। अविभाजनित कोशिका तंत्रिका का है। तीव्रता का विभाजन किसमें होता है तो लीवर में होता है। डीएनए के ड्यूहेक्सिस प्रारूप के पहली बार किसने प्रस्तावित किया था तो वाटसन और क्रिक ने किया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया तो क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया तो डार्विन के द्वारा किया गया है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है तो लिस्टर है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है तो लेडस्टीनर है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित कीजिए, संयोजी ऊतक रक्त और अस्थमा रक्त संयोजी किसमें होता है तो रक्त और अस्थि में होता है। संयोजी ऊतक कहाँ होता है, रक्त और अस्थि में। कंकाल तंत्र कैल्शियम फास्फेट है। कंकाल तंत्र में क्या है, कैल्शियम फास्फेट है। हड्डी से हड्डी को जोड़ा जाता है लिगामेंट से। हड्डी को हड्डी कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। हड्डी को मांस से जोड़ा जाता है टेंडन से। हड्डी को मांस से जोड़ा जाता है टेंडन से। चमकती हड्डी क्या है तो टिडिया है। चमकती हड्डी क्या है, टिबिया है। और खोखली हड्डी क्या है, फीमर है। चमकती हड्डी कौन है, टिबिया। और खोपड़ी है, खोखली हड्डी क्या है, फीमर है। खोखली हड्डी क्या है, फीमर है।
सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जबड़ा की है। सबसे मजबूत हड्डी किसकी है? जबड़ा की है। सबसे लंबी हड्डी फीमर की है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। छाती की हड्डियों की संख्या 25 है। छाती की हड्डियों की संख्या 25 है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। कपाल की हड्डियों की संख्या 8 है। चेहरा की हड्डियों की संख्या 14 है। कपाल की हड्डियों की संख्या 8 है। चेहरा की हड्डियों की संख्या 14 है। रेशेदार जोड़ कितना होता है? खोपड़ी में होता है। कदक खोखिला कंधा में है। रेशेदार जोड़ खोपड़ी में, कदक खोखिला कंधा में है। कब्जा संधि घुटना के दोहू में है। साइनोबिलियम किसमें है? तो हड्डियों का द्रव में साइनोबिलियम होता है। अब आ जाइए, सेबिलियम ग्रंथियां पाई जाती हैं। सेबिलियम ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? स्तनधारियों की त्वचा के डर्मिस में सेबेनियम ग्रंथि पाई जाती है स्तनधारियों की त्वचा के डर्मिस में। स्तनधारियों की त्वचा के डर्मिस में। ऊँट की कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊँट का जो कुबड़ है वो किस ऊतक का बना होता है? तो वसामय ऊतक का। ऊँट का कुबड़ वसामय ऊतक का बना होता है। वसामय ऊतक का बना होता है। फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो प्यूरा। फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्यूरा कहलाता है। पैराकार्डियम हार्ट में होता है और पेरिटेनियम किडनी में होता है। क्या बोल रहा है? फेफड़े को ढकने वाले आवरण को प्यूरा कहते हैं। हार्ट को जो जो ढकता है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। और जो किडनी को ढकता है उसे पेरिटेनियम कहते हैं। पेरिटेनियम कहते हैं। दांतों के मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो डेटाइन का। दांत मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो डेटाइन का बना होता है। फिर आता है कौन? सुमेलित की। शरीर में कठोरतम भाग इनामेल है। शरीर का कठोरतम भाग इनामेल है। दांतों के आंतरिक भाग डेटाइन है। जीवन में दांतों की संख्या 52 होती है, 32 + 20। पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख गुहा से। स्टार्च का पाचन होता है टाइटन या एमेलाइज से। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन में। जठर रस क्या है? तो पेप्सिन या रेनिन है। जठर रस क्या है? तो पेप्सिन या रेनिन है। भोजन का क्षारीय होता है, पित्त होता है। वसा का पाचन पित्त या लाइपेज में होता है। पूर्ण पाचक रस अग्नाशय है, जिसमें अग्नाशय से लेट निकलता है, लाइपेज एंजाइम और टैप्सिन निकलता है। अग्नाशय का स्राव सिकेटिन से होता है। पाचन पूर्ण होता है छोटी आंत से। पाचन पूर्ण कहाँ होता है? छोटी आंत से। भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। जल का आवरण होता है बड़ी आंत में। जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। और जल का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोजन का अवशोषण होगा छोटी आंत में और जल का अवशोषण होगा बड़ी आंत में। जन्म के बाद मानव किस ऊतक की कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तुम्हारी तंत्रिका तंत्र में कोई कोशिका विभाजन नहीं होगा हमारे जन्म के बाद। मानव में नर का गुणसूत्रों के मिश्रण में XY होता है, फीमेल में XX होता है। रोग और कारक। एथलीट फुट या दाद कवक में होता है। काला जार प्रोटोजोआ लिस्मेनिया में होता है। पीलिया हेपेटाइटिस विषाणु से होता है। टेटनस या सिल्फिस जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। मरासमस या क्वासिकोर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। मरासमस या क्वासिकोर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। प्लेगा विटामिन B3 की नियासिन की कमी से होता है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है, रक्त ना जमना की वजह से होता है। जीन शब्द किसने बनाया था? जीन शब्द किसने दिया था? तो डी ब्रिज ने जीन शब्द दिया था। डी ब्रिज ने दिया था। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत क्या जन्मदाता कौन है? उत्परिवर्तन का डी ब्रिज है। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? डी ब्रिज है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रिज है। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा है? तो चार्ल्स डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टायरीन पाया जाता है। टायरीन पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है? टायरीन पाया जाता है। कोरल रीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है सिलेट्रेटा के द्वारा। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति का निर्माण किससे होता है? सिलेट्रेटा। प्रोटोजोआ एक बीमारी है, ऑर्थोपोडा कीट है। जेलीफिश किसका नाम है? तो ऑरेलिया का है। जेलीफिश के नाम से कौन जाना जाता है? तो ऑरेलिया को जानते हैं जेलीफिश के नाम से। एफिम्बिया बताता है। एफिम्बिया क्या बताता है? जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। एफिम्बिया क्या बताता है? जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को बताता है। फिर घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? तो किंग कोबरा है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? तो किंग कोबरा है। सबसे छोटा पंछी किसमें होता है? तो गुंजन पंछी है। सबसे छोटा पंछी इनमें से कौन है? तो गुंजन पंछी है। कौन सा है? तो गुंजन पंछी है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? तो बाघ है। आपको बताना है मानव श्वसन अंग फेफड़ा तथा डायफ्राम होता है। मानव का श्वसन अंग कौन है? फेफड़ा या डायफ्राम है। मछली का श्वसन अंग क्लोम है। गिल्स है। मेढक का श्वसन अंग त्वचा फेफड़ा या मुख गुहा है।
श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण है। श्वसन और कोशिकीय श्वसन किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से होता है कोशिकीय का श्वसन। और रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा से होता है। रक्त को कौन छानता है? तो किडनी छानता है। निमोनिया से प्रभावित होता है फेफड़ा का एल्बेलियो। निमोनिया से कौन प्रभावित है? फेफड़ा का एल्बेलियो प्रभावित होता है। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। 70 सबसे पहले शरीर से पानी यहाँ से, फिर यहाँ से ये लंग्स में जाएगा, फिर यहाँ से आलिंद से लंग्स से फिर आलिंद में, फिर आलिंद से निलय से शरीर से निकल जाएगा। डार्विन फीचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पंछियों के लिए। डार्विन फीचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए करते हैं? तो पंछियों के लिए करते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300 होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी है? तो 300 होती है। मनुष्यों के शरीर में पसलियां कितनी जोड़े होती हैं? तो 12 जोड़ी पसलियां होती है। 12 जोड़े पसलियां होती है। सिद्धांत और प्रतिपादक विवरण कौन दिया था? ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज ने दिया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज ने दिया। प्राकृतिक चयन चार्ल्स डार्विन ने दिया। उपार्जित लक्षणों का वंशागति लैमार्क ने दिया। समजात अंग संरचना समान, कार्य अलग होता है। समरूप अंग कौन सा है? तो कार्य समान, संरचना अलग। अवशेषी अंग कौन है? तो अर्पेडिक्स मनुष्यों में होता है। जिम्पिंग जीन किसका है? तो बर्बरा मिटकॉफ का है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टायरिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टायरिन, डायस्ट्रोज और एमाइलेज तीनों पाया जाता है। लार में टायरिन, स्टार्च में डायस्ट्रोज और एमाइलेज सभी है। लार किसके पाचन में सहायता करता है? तो स्टार्च के पाचन में। लार किसके पाचन में सहायता करता है? स्टार्च। मंड के पने चोकर और मोटा अनाज होता है उसमें। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो हृदय की धड़कन के लिए पेसमेकर का कार्य लेते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो फेफड़ा, ऑक्सीजन मिलने के लिए। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा में ऑक्सीजन का मिलना होता है। और किडनी क्या करता है? यूरिया को छानने का काम करता है, यूरिया से अलग करता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी होते हैं? तो दोनों एंटीबॉडी किस में होते हैं? ओ में दोनों एंटीबॉडी। ए बी किस में एंटीबॉडी नहीं होता है? तो ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। आप देख सकते हैं ग्रुप और एंटीबॉडी। अगर ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी होगा, एंटीजन एंटी, और वही ग्रुप बी है तो एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए होगा। और एंटीजन ग्रुप ओ में और एंटीबॉडी ए बी। ओ बी में, ए बी में कोई भी दोनों एंटीजन पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है ए बी में। फिर आता है मानव रक्त धान में कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है? तो यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो ओ नेगेटिव है। ओ नेगेटिव सर्वाधिक दाता होता है। ए बी पॉजिटिव सर्वाधिक रिएक्टर है। मानव रक्त का निर्माण कौन करता है? तो अस्थिर मज्जा करता है। आरबीसी का कब्र स्प्लीन या पीहा होता है। रक्त समूह लेड स्टीनर या वीनर है। रक्त का थक्का फेब्रोजिन प्रोपथर्बिन में होता है। रक्त का कैंसर फास्फोरस 32 और आरबीसी 120 दिन में बनता है। WBC 2-4 दिन में। प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60% होता है। सर्वदाता समूह O-, सर्वग्राही समूह AB+ होता है। रक्त का चैम्बर 4 होता है। हृदय का चैम्बर 4 होता है। हृदय की गति 72 बार प्रति मिनट होती है। केप्स चक्र किसका संश्लेषण करता है? तो पायरुविक अम्ल का। केप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो केप्स चक्र में तो पायरुविक अम्ल का होता है। पायरुविक अम्ल का होता है। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो लुइस ब्राउन था। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो लुइस ब्राउन था। लुइस ब्राउन था। किसमें ग्रंथि नहीं होती है? तो जठर रस में कोई ग्रंथि नहीं है। किसमें कोई ग्रंथि नहीं होता है? तो जठर रस में कोई ग्रंथि नहीं होता है। मलेरिया क्या है? तो प्लाज्मोडियम मादा एनाफ्लीज होता है। सोने की बीमारी ट्रिप्सिमिया सीसी मक्खी में है। पेचिस किस में होता है? तो एंटीअमीबा हिस्टोलिका में होता है। कालाजार किस में होता है? बालू मक्खी लिस्मेनिया में होता है। टिटनस या हैजा वायरस से होता है, जीवाणु से। टिटनस या हैजा किससे होता है? जीवाणु से होता है। एड्स किससे होता है? तो HIV से होता है। छोटी माता वेरिसेला वायरस से होता है। और रेबिज किससे होता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड की है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है। फिर आता है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो थायराइड की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है।
मानव त्वचा को मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है? तो मेलानिन है। मेलानिन हम लोग को रंग देता है। इसके बाद सम्मिलित करना, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम है। सेरिब्रम ब्रह्म है। 66% भाग 2/3 होता है। संतुलित की क्रिया कहाँ होती है? सेरिबेलम में होती है शरीर का। ठंडा और गर्मी कौन बताता है? तो थैलेमस बताता है। भूख प्यास और प्रेम को हाइपोथैलेमस बताता है। प्रवृत्ति क्रिया मेरुरज्जु में होता है। मस्तिष्क का आवरण मेनिजाइटिस में होता है। मस्तिष्क का आवरण कहाँ होता है? मेनिजाइटिस में होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। ईसीजी का प्रयोग किसी गतिविधि के लिए करते हैं? डबल ई आ गया, मतलब कि ये मस्तिष्क के लिए जाना जाता है। डबल ईईजी मस्तिष्क के लिए होता है। ये मनुष्य के हृदय में कितने संख्या होती है? तो मनुष्य के हृदय में 4 संख्या, कक्षों की संख्या 4 होती है। ईईजी, हाँ, हृदय की मस्तिष्क के लिए था। मानव वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से TSTH, आयोडीन से अविटु ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। पीयूष के नियंत्रण से मुक्ति होता है परवट्टु ग्रंथि से। प्रोटीन का निर्माण होता है थाइमस के वक्ष में। लड़ो और उड़ो हार्मोन एडिनल है। स्टेजन या प्रोजेस्ट्रॉन नर जनन हार्मोन है। स्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन नर जनन हार्मोन है। एक मिनट, हाँ, टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो नर जनन हार्मोन है। और एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन मादा है। टेस्टोस्टेरोन किस में आता है? नर जनन हार्मोन में। और एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन किस में आता है? मादा जनन हार्मोन में आता है। निषेचन किस में होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। मादा की नसबंदी ट्रेबिक्टोटॉमी में होता है। नर नसबंदी बॉस्कोटॉमी में होता है। भूषण में भोजन मिलता है प्लेसेटा से। भ्रूण को भोजन कहाँ से मिलता है? तो प्लेसेटा से मिलता है। शहद में मुख्यतः कितने होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। फ्रुक्टोज के लिए शहद में मुख्यतः होते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो प्रोटीन है एंजाइम मूल रूप से। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, बाकी मांस, दूध और दाल में प्रोटीन पाया जाता है। रतौंधी या संक्रमण का खतरा विटामिन ए है। बेरी विटामिन बी है। स्कर्वी विटामिन सी है। रिकेट्स विटामिन डी है। जनन क्षमता विटामिन ई में है। रक्त का थक्का विटामिन के है। किसमें रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ किसे कहते हैं? तो विटामिन को कहते हैं, ABCDEK को। विटामिन सी सबसे उत्तम किस में होता है? तो आंवला में होता है। दूध, मांस और एग में कभी विटामिन सी नहीं मिलेगा। 1 ग्राम वसा में 9.1 कैलोरी ऊर्जा होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा होता है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.3 ग्राम ऊर्जा, 43 ग्राम ऊर्जा। ऑक्सीजन में 65% ऑक्सीजन होता है। कार्बन में 18.5% कार्बन और नाइट्रोजन में 3.3% नाइट्रोजन होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई को हम लोग टैकोफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन ई को क्या कहते हैं? टैकोफेरॉल भी कहते हैं। डायलिसिस किसमें होता है? तो वीर्य किडनी खराब होने के उपचार के लिए। पेसमेकर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ईईजी मस्तिष्क की गतिविधियों की जांच करता है। ईसीजी हृदय की गतिविधियों की जांच करता है। ईईजी किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रो ट्रांसोफेलोग्राफ को ईसीजी कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को कहते हैं ईसीजी। फिर एमआरआई कहाँ होता है? तो अंगों के वृहद प्रतिबंध की तकनीक के लिए। बायोप्सी क्या है? तो कैंसर की जांच के ऊतकों के परीक्षण करते हैं बायोप्सी में हम लोग। शरीर के किस अंग के खराबी मधुमेह के रोग को प्रकोप है? तो पैनक्रियास से होता है। बी सेल को इंसुलिन का होता है। प्रोजेक्ट टाइगर किससे आया था? तो 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1972 में। प्रोजेक्ट हंगल 1970 में। मगरमच्छ संरक्षण की परियोजना 1975 में आया था। गेंडा परियोजना कब आया? तो 1987 में। हिम तेंदुआ कब आया? तो 2009 में। हिम तेंदुआ 2009 में। प्रदूषण करना है तो पारा कैसे होता है? तो मिनी माता रोग से। कैडमियम होता है इटाइटाई रोग से। नाइट्रेट होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम से। आर्सेनिक होता है ब्लू फुट रोग से होता है। फ्लोराइड किससे होता है? तो हड्डियों के दांतों का क्षरण को फ्लोरोसिस से। फ्लाई एस होता है श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए। रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था? तो आर्द्रभूमि के लिए। रामसर कन्वेंशन कब हुआ? आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए। हॉट स्पॉट क्या? तो जैव विविधता के समृद्ध क्षेत्र नॉर्मल मेयर्स के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल किससे? तो ग्रीन हाउस के उत्सर्जन की कमी के लिए है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे है? तो ओजोन परत के संक्षरण के लिए है। रेड डाटा बुक क्या है? तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। केबुल लामजाओ क्या है? तो संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची IUCN में। फिर आता है भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान में देखा जाए तो बायोलॉजी खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे फिजिक्स। सुमेलित करना है। उच्च वेग मैक में होता है। उच्च वेग किस में होता है? मैक में होता है। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम में होता है। 10 का पावर -10 में। दाब
दाब क्या है तो पास्कल है। ऊर्जा क्या है तो जूल है। ऊर्जा क्या है? जूल है। जूल जूल किस में होता है तो कार्य। जूल मापते हैं कार्य में, एम्पियर मापते हैं धारा में, वाट मापते हैं सामर्थ्य या शक्ति में, वोल्ट मापते हैं विभवांतर में, कैलोरी मापते हैं ऊष्मा में। जूल किस में? कार्य में, एम्पियर धारा में, वाट सामर्थ्य या शक्ति में, वोल्ट विभवांतर में, कैलोरी ऊष्मा में मापते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियोधर्मिता का। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियोधर्मिता का नाम है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से मापते हैं तो कैलोरी से। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई से मापते हैं? कैलोरी से मापते हैं। डेसिबल किसके मापने के लिए उपयोग करते हैं? डेसिबल जो है किसके मापने के लिए उपयोग करते हैं तो ध्वनि को मापते हैं हम लोग। तो वातावरण में जो ध्वनि है उसको मापने के लिए डेसिबल का यूज़ करते हैं। 30 से 40 डेसिबल तक ठीक है, 80 से ज़्यादा होगा तो हम लोग के लिए खतरनाक हो जाता है। सदिश राशि कौन सा है तो वेग एक सदिश राशि है। चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, वेग 40 किलोमीटर पूरब में। वेग सदिश राशि कौन है तो वेग है, और चाल क्या होता है? एक अदिश राशि होता है। सदिश राशि क्या है तो वेग एक सदिश राशि है। बाकी द्रव्यमान समय लंबाई अदिश राशि सब है। एक लड़की झूले पे बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की की खड़ी होने पर दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अगर एक लड़की झूले पे बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और उस लड़की खड़े हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा, क्योंकि लड़की झूल रही थी अब खड़ी हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा तेज हो जाने के कारण। यदि किसी वस्तु का वेग को दुगना कर दिया जाए तो संवेग 2 गुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग जो होता है, अगर उसको देखिए पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो एम बी, अगर स्थितिज ऊर्जा है तो सिर्फ एक सिंगल रहेगा तो संवेग 2 गुना होगा, वही गतिज ऊर्जा होगा तो ये 4 गुना हो जाता है। संवेग में 2 गुना और गतिज में 4 गुना हो जाता है। न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, प्रथम नियम बल की परिभाषा ज्ञात करता है। ये बात बिल्कुल सही है। प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा, हमें जड़त्व भी मिलता है। द्वितीय नियम से बल की परिभाषा नहीं, संवेग या समीकरण ज्ञात होता है। द्वितीय बल से हमें क्या? द्वितीय नियम से बल का संवेग या समीकरण हमें ज्ञात होता है। और तृतीय नियम ये एक्शन रिएक्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? घोड़े द्वारा पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी के आरोपित बल से। अब सिद्धांत और वैज्ञानिक हमको बताना है। प्रकाश का व्यक्तीकरण थॉमसन ने दिया था। प्रकाश का जो व्यक्तीकरण है वो थॉमसन ने दिया। प्रकाश का विवर्तन ग्रैमेडी ने दिया। प्रकाश का विवर्तन ग्रैमेडी ने दिया। प्रकाश का ध्रुवीकरण प्रकाश के अनुप्रस्थ होने का प्रमाण है। प्रकाश का विद्युत प्रभाव आइंस्टीन के नोबेल पुरस्कार हेतु है। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया तो हाइजेनबर्ग ने। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया तो हाइजेनबर्ग ने दिया। रमन प्रभाव क्या है तो सीवी रमन प्रकाश के प्रकीर्णन है। एक्सरे की खोज किसने किया तो रॉटजन ने। परमाणु के नाभिक का मॉडल किसने दिया तो रदरफोर्ड ने दिया है परमाणु के नाभिक का मॉडल। फिर आता है शरीर का वजन। शरीर की सतह पर सभी जगह नहीं, शरीर का जो वजन है ध्रुवों पर अधिकतम होगा, नहीं ये तो ना होता, ध्रुवों पर अधिकतम। शरीर पृथ्वी पे सभी जगह पर एक समान होगा। वजन बदलते रहता है, विषुवत रेखा पे अधिकतम होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा, क्योंकि शरीर का जो वजन है, क्योंकि पृथ्वी पे ध्रुव पे सबसे ज़्यादा आपका गुरुत्वाकर्षण होगा तो पृथ्वी के ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा, ये सही है, ध्रुव पर अधिक होगा। 20 kg वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? W=Fs cos थीटा 2 × 1 cos थीटा 2 × 20 जूल। पानी से भरी डाट क्लॉक में भरी बोतल जमने पे टूट जाती है, क्योंकि जमने पे जल का आयतन बढ़ता है। जमने पे जल का आयतन बढ़ता है। पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। पानी का अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन कहाँ होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पे। वायुमंडलों पे बादल तैरने का कारण है उसका घनत्व। क्या कारण है? उसका घनत्व कारण है। बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक मुंह से खून निकल आता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल का दाब घटता है। पहाड़ों में कभी कभी व्यक्तियों के नाक और मुंह खून निकल आते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है।
हवाई जहाज से में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पे वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। फिर आता है वायु दाब मापी, बैरोमीटर में रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत है? तो तूफानी होने का। अचानक गिरावट आ गया मतलब तूफान होगा। सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा वहाँ पे हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदल जाता है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो चली हुई गोली में है, बहती हुई पानी में है, चलता घोड़ा हथौड़ा में भी गतिज है, पर खींचता हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा होता है। खींचता हुआ जो धनुष है उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। क्रीम या सेपलेटर में दूध में वसा किस कारण से अलग होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। क्रीम या सेपलेटर में दूध में वसा किस कारण से अलग होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। पृथ्वी तल के किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे उसके दोलन में लगने वाला समय भी बढ़ जाता है। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जो हुक का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो प्रत्यास्थता से। हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रत्यास्थता से संबंधित है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। वर्षा की जो बूंदें हैं वो गोलाकार क्यों होती है? सतही तनाव के कारण होती है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह सिद्धांत पर किस पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। पानी की एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी की सतह पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो कुछ नहीं होता है, पहले कुछ नहीं होगा, कुछ ना ही रहता है। बर्फ जब पिघलेगा तो ग्लास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? तो ये सब न्यूटन ने दिया था। सार्वभौमिक नियम, एक मिनट यहाँ से बदल गया कि नहीं, सार्वभौमिक नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का। पास्कल इकाई किसका है? तो दाब का है। पास्कल इकाई किसका है? दाब का है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पे सबसे कम होता है। सबसे अधिक प्रत्याश कौन है? तो स्टील। सबसे अधिक प्रत्याश कौन होता है? तो स्टील होता है सबसे अधिक प्रत्याश। दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अगर दूध से अगर मक्खन निकाल लेते हैं तो दूध का घनत्व बढ़ता है। दूध का घनत्व बढ़ता है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। बरौनी के प्रमेय आधारित होते हैं ऊर्जा संरक्षण पे। बरौनी का जो प्रमेय है वो किस पे आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सूखने में शामिल होता है कोशिका कैपिलरी एक्शन। जो ब्लेटिंग पेपर है वो स्याही को सूखने में क्या शामिल करता है? कोशिकीय क्रिया, कैपिलरी एक्शन होता है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो तरंगदैर्घ्य मापता है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो तरंगदैर्घ्य को मापता है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तरंगदैर्घ्य को मापता है। बच्चों को गर्म करने पर उनकी अणुओं की चाल बढ़ जाती है। बच्चों को गर्म करने पर उनके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि ताप किस तापमापी द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्तमामापी द्वारा, प्रायरोमीटर द्वारा। न्यूनतम संभव ताप कितना है? तो -273 डिग्री सेल्सियस है। न्यूनतम संभव ताप कितना है? तो -273 डिग्री सेल्सियस है। मोटे कांच के गिलास में ऊपर जब बर्फ पानी पे छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण क्या है? अचानक ही गिलास विस्तृत हो जाता है। मोटे कांच में गिलास ऊपर जब पानी को छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण है अचानक ही गिलास में विस्तृत हो जाता है। मानव समान स्वस्थ आंखों के स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी मापी जाती है 25 सेंटीमीटर से। विद्रोष परिवर्तन क्या है? तो विद्रोष परिवर्तन क्या है? तो ऊष्मा का अपरिवर्तन। विद्रोष परिवर्तन क्या है? ऊष्मा का अपरिवर्तन होता। और ताप का ऊष्मा का परिवर्तित होना रुद्रोष परिवर्तन है, जबकि ताप का परिवर्तन होता समतापी होना है। बर्फ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती क्योंकि झील की तली पे बर्फ नहीं जमता है। श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न रंगों को अलग अलग करने की क्रिया को वन विक्षेपण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वन विक्षेपण करते हैं। ऊर्जा के संचरण की विधि क्या है? तो उसे कहते हैं चालन ठोस में, संवहन द्रव और गैसों में, विकिरण निर्वात में। ऊष्मा के संचलन में किस विधि से पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो तुम्हारा किसमें ऊष्मा के संचरण के लिए किसी विधि में पदार्थ के एक अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो संवहन में नहीं जाते हैं। चालन में नहीं जाएंगे ना। चालन में कोई एक स्थान से दूसरे स्थान कोई अणु नहीं जाता, वहीं पे रहता है चालन में। संवहन और विकिरण में जाते हैं।
ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। काले वस्त्रों के मुकाबले में श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जो प्रकाश पहुंचता है वे परावर्तित होते हैं। क्योंकि उनके पास जो प्रकाश पहुंचता है वे परावर्तित करते हैं। किसी वस्त्र के ठंडे होने की दर वस्तु और उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतरण के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यह नियम किसने दिया था? न्यूटन का शीतलन नियम है ये। क्या नियम है? किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतरण के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यह नियम क्या है? न्यूटन का शीतलन नियम है ये। 53 नंबर, उध्वापातित सब्लिमेशन पदार्थ क्या है? कपूर है, नफ्थलीन है, अमोनिया क्लोराइड है। कपूर है, नफ्थलीन है, अमोनिया क्लोराइड, ये सभी क्या है? उध्वापातित पदार्थ है। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक भी बढ़ेगा। दाब बढ़ने पे किसी द्रव का क्वथनांक भी बढ़ेगा। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु ट्रिपल पॉइंट होता है 273.16 सेंटीमीटर। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु ट्रिपल पॉइंट क्या है? तो 273.16 केल्विन है। ठोस कपूर को वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल निम्न तरंग को, मध्यम तरंग को और उच्च तरंग को, तीनों को अवशोषित कर सकती है ब्लैक बॉडी। मिट्टी के घड़े निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा करता है? तो वाष्पीकरण के कारण मिट्टी का घड़ा ठंडा करता है। पराध्वनि विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। जो पराध्वनिक है, सुपरसोनिक जेट कैसे उड़ते हैं? ध्वनि की चाल से अधिक चाल से होने पर। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की तुलना में पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि इको का कारण क्या होता है? ध्वनि का परावर्तन। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो रेडियो के तरंगों का परावर्तन पे। रडार कैसे काम करता है? रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। रडार वायु में और सोनार जल में यूज होता है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी को आवृत्ति और तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ध्वनि नहीं गुजर सकती है निर्वात से। ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती है? निर्वात से कभी नहीं गुजर सकती है। सबसे तेज ध्वनि गुजरेगी स्टील से, सबसे धीमी गुजरेगी वायु से। तरंग दो प्रकार का होता है। एक होता है यांत्रिक ध्वनि जैसे ध्वनि, एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे कि प्रकाश। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे फोटॉन कहते हैं। प्रकाश जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता है मतलब प्रवेश कर गया। प्रकाश का विवर्तन मतलब मुड़ने की घटना, मुड़ जाना विवर्तन है। यहाँ क्या लिखा? चिकने टकरा कर वापस लौटना, और वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन। मुड़ता है विवर्तन से, बिखर जाना प्रकीर्णन है। देखिए, जब वापस लौटा तो वह परावर्तन है, अगर प्रवेश कर गया तो वो अपवर्तन है। मुड़ गया जैसे ऐसे कहीं ऐसी जगह कहीं मुड़ गया तो वो विवर्तन है। अब वही बिखर गया, एक आया और यहाँ ऐसे ऐसे करके बिखर गया तो वो प्रकीर्णन है। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है। प्रकाश का अधिकतम वेग कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। सबसे ज़्यादा निर्वात, फिर गैस, फिर द्रव, फिर ठोस में। ध्वनि का सबसे ज़्यादा चाल होता है 330 मीटर प्रति सेकंड। सबसे ज़्यादा ध्वनि चलता है ठोस में, फिर द्रव, फिर गैस, फिर निर्वात में वो 0 हो जाता है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य ग्रहण होता है तब जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब सूर्य ग्रहण कब होगा? तो जब सूर्य पे ग्रहण कब लगेगा? जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तब। जब सूरज के बीच में चंद्रमा और पृथ्वी यहाँ रहेगा और जब हम लोग सूर्य दिखेगा, नहीं, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण मतलब चंद्रमा बीच में आता है। चंद्रमा बीच में आता है सूर्य, और देखो क्या लिखा है, यहाँ नहीं है। चंद्रमा जब बीच में आता है ना तो सूर्य ग्रहण, जब हम लोग बीच में आते हैं तो चंद्र ग्रहण लगता है। मृग तृष्णा मेरिज उदाहरण किसका है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश का नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना प्रकीर्णन कहलाती है। प्रकाश का नीला रंग प्रकट होने के साथ सार्वधिक प्रकाश का परिघटन परिकीर्णन कहलाता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वह धूलकण है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। लाल प्रकाश में क्या होता है? प्रकीर्णन कम होता है।
पेरिस्कोप बनाने के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? तो पेरिस्कोप बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? तो समतल दर्पण का। पेरिस्कोप कैसे बनाते हैं? समतल दर्पण से बनाते हैं। जैसे कि इंसान यहाँ बैठा है, यहाँ पे समतल दर्पण है, यहाँ समतल दर्पण रखेंगे तो यहाँ दिख जाएगा। 45 डिग्री के कोण पे रखना पड़ता है। ईएनटी डॉक्टर का प्रयोग किस मिरर का करते हैं? तो ईएनटी डॉक्टर जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ईएनटी डॉक्टर किसका करता है? आँख का, कान का और थ्रोट का। कैसे कहता है? अवतल दर्पण का। मानव आंखों में रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। प्राथमिक रंग कौन सा है? तो लाल, हरा, नीला। लाल प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा होता है? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला, ये हमारा प्राथमिक रंग है। कौन कौन है? रेड, ग्रीन, ब्लू। इसे सब मिलता है तो श्वेत में रेड और येलो, रेड और ब्लू मिलेगा तो क्या होगा? मैजेंटा। ग्रीन और ब्लू मिलेगा तो साइक्लोन, और येलो, रेड और ग्रीन मिलेगा तो येलो बनता है। प्राथमिक रंग वही है, लाल, ब्लू और नीला। लाल, ब्लू और हरा प्राथमिक रंग है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? तो बैगनी। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन है? तो बैगनी है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? बैगनी है। आइरिस का क्या काम होता है? तो आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी प्रतिबिंब। अवतल जो लेंस है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा? तो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देना है। कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। लाल तन स्विमिंग पूल में वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। इसका कारण है अपवर्तन। जब कांच की छड़ की रेशम की छड़ से लगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाता है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलॉम का नियम होता है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल कैसा होता है? तो कूलॉम का नियम होता है। निम्नलिखित में से अर्धचालक नहीं है? तो जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम है, पर आर्सेनिक कोई अर्धचालक नहीं है। ताप बढ़ने पर चालक पदार्थ में क्या परिवर्तित करता है? प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। अगर ताप बढ़ने पर चालक पदार्थों में क्या परिवर्तित होता है? तो विद्युत प्रतिरोध तो बढ़ जाता है ताप बढ़ने से चालक पदार्थों पर, विद्युत की चालकता घटती है। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित किया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। प्रतिवर्ती धारा को रिफ्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम है। एक कार के बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। शुष्क सेल क्या है? तो प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल कैसा है? तो प्राथमिक सेल है। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश में करते हैं, तो एक फ्यूज तार का प्रयोग किस में करते हैं? तो अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए विद्युत जो एक फ्यूज का तार है उसका प्रयोग क्यों करते हैं? अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत के पथ को तोड़ने के लिए। विद्युत फ्यूज किसका बनी होती है? तो टीन, शीशा और मिश्र धातु का। विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? तो टीन, शीशा और मिश्र धातु का। टीन, शीशा और मिश्र धातु का। बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना हुआ है? तो टंगस्टन का बना हुआ है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो 10⁻6 ओम है। शुष्क सेल में ऊर्जा संग्रहित रहती है, वह है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? तो रेगुलेटर है। डायनामो एक मशीन है जिसका कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। डायनामो एक मशीन है जिसका कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ट्रांसफार्मर किसके काम आता है? तो केवल प्रतिवर्ती धारा के काम आता है। स्थायी चुंबक बने होते हैं इस्पात के। स्थायी चुंबक किसके बनते हैं? इस्पात के। और अस्थायी बनते हैं नर्म लोहे के। स्थायी चुंबक बनते हैं इस्पात के, अस्थायी बनते हैं नर्म लोहे के। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय, जबकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक चुंबकीय है, जबकि ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय पदार्थ। ऑक्सीजन में तुम्हारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी एक अनुचुंबकीय है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता किधर है? तो उत्तर दक्षिण की दिशा के। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक कैसे दिखेगा? उत्तर दक्षिण दिशा में। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था? तो फैराडे द्वारा किया गया। नहीं,
ऑरस्टेड द्वारा किया गया था। क्या बोल रहा है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो ऑरस्टेड के द्वारा किया गया था। फैराडे द्वारा चुंबक की धारा, चुंबक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया? तो ऑरस्टेड के द्वारा, फैराडे द्वारा। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ध्रुवों का नमन कोण का मान कितना है? तो 90 डिग्री। ध्रुवों का नमन कोण का मान 90 डिग्री है। लेज का नियम क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का है। लेज का नियम क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है ये। इसके बाद रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किसका करते हैं? तो जीवाश्मों का करते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग में उम्र ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जीवाश्मों का करते हैं। सिलिकॉन क्या है? तो सेमी कार्बोनेट है। सिलिकॉन क्या है? तो सेमी कार्बोनेट है। सिलिकॉन क्या है? तो सेमी कार्बोनेट है। सिलिकॉन तो सेमी कार्बोनेट ही सेमीकंडक्टर है ना। सिलिकॉन क्या है? तो सेमीकंडक्टर है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु उपयोग करते हैं? तो यूरेनियम का करते हैं। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर ने। शिकार परभक्षी और बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। टेलीस्कोप का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? तो गैलीलियो गैलीली ने किया है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। मैनोमीटर दाब को मापता है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन को मापता है। कार्डियोग्राम हृदय गति को मापता है, जबकि सिस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता को मापता है। सिस्मोमीटर। आमीटर धारा को मापता है। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता को मापता है। बैरोमीटर वायु दाब को मापता है। स्प्रिंग तुला भार को मापता है। स्प्रिंग तुला भार को मापता है। रक्त की शुद्धता का मापन कौन करता है? तो लैक्टोमीटर घनत्व के लिए करता है। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों की वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने के लिए। एक प्रकाश विद्युत सेल फोटो इलेक्ट्रिक सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो तापमान के स्थित रखना। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं। डायनोमो में ऊर्जा परिवर्तित होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। पहाड़ों में चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि स्थिति बढ़ने पर गुरुत्वीय केंद्र बढ़ता है। जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी पे पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है तो घनत्व हो जाता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चलना कठिन है क्योंकि सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। दलहन में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि दाब का और क्षेत्रफल का कोई सीधा एक मिनट, क्योंकि दाब बढ़ने पर बल, देखो क्या बोल रहा है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि जब वो लेटेगा तो दाब घट जाएगा, तो वो एरिया में कम बल लगेगा तो उसे कम धंसेगा, इसीलिए बोला जाता है। इसका आंसर क्या होगा? दाब और क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। 31 नंबर ए नंबर होगा। प्रायः तेजी आंधी से आने वाली फूस की टीन में हल्की छत उड़ जाती है क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग वाली वायु सतह पर दाब उत्पन्न करता है और छत के नीचे सामान्य रहता है। रेल की पटरियों के नीचे लकड़ी और कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि फिश पटरियों की सही तरीके से लगने पर है। दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्योंकि घर्षण की कमी के कारण। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब घट जाता है। वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो अवतल दर्पण का करते हैं। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव। क्यूसेक से क्या मापते हैं? तो जल का बहाव को मापते हैं। क्यूसेक से क्या मापते हैं? जल का बहाव मापते हैं। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के एक सांद्र घोल बना रहता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। क्रिकेट के गेंद किस कोण पे मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी जा सके? तो 36 पे 45 डिग्री का कोण। ताप युग में तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक के प्रभाव पर है। सीबेक के प्रभाव। इस तरह करके हमारा फिजिक्स खत्म हुआ। अब करेंगे हम लोग केमिस्ट्री। चलिए अब केमिस्ट्री करते हैं। हरा कांच क्या होता है? तो फेरस ऑक्साइड होता है। हरा कांच क्या है? तो फेरस ऑक्साइड है। कीटनाशक क्या है? तो आयोडीन है। अमाशय क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अमाशय में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। विरंजक में क्लोरीन होता है। पीओपी में क्या? तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। पीओपी में क्या? तो कैल्शियम हाइड्रेट सेमी हाइड्रेट है। सोडियम एंजाइम में क्या है? तो एयर बैग है। सोडियम एंजाइड क्या है? तो एयर बैग है ये। फिर आता है आंसू गैस क्या है? तो
पिकेन है। आंसू गैस क्या है? तो क्लोरोपिकेन है। प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो CO प्लस N2 है। प्रोड्यूसर गैस क्या है? CO प्लस N2 है। वाटर गैस क्या है? तो CO प्लस H2 है। बायोगैस क्या है? तो CH4 मीथेन होता है। बायोगैस क्या है? CH4। वाटर गैस क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। एलपीजी में क्या होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन और इथाइल मरकैप्टेन। एलपीजी में क्या क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन तो होता है, बीपी तो होता है, प्रोपेन ब्यूटेन, पर इसके साथ इथाइल मरकैप्टेन भी होता है। सीएनजी में क्या होता है? प्राकृतिक गैस है, मुख्यतः मीथेन का। कोल गैस क्या है? तो हाइड्रोजन और मीथेन होता है। जटरोफा में क्या है? तो जैव ईंधन है। जटरोफा क्या है? तो जैव ईंधन है। रतन जोत क्या है? तो जैव ईंधन है। रतन जोत क्या है? तो जैव ईंधन है। रोप सीड क्या है? तो प्राकृतिक ईंधन है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो CaCO है। हाइड्रोजन क्या है? तो प्रणोदक है। नकली सोना क्या है? तो रोल गोल्ड है, जिसमें कॉपर और एल्युमिनियम होता है। माहू पैमाना क्या है? तो कठोरता का है। पावर अल्कोहल क्या है? तो पेट्रोल और अल्कोहल होता है। लाइटर क्या है? तो ब्यूटेन है। लाइटर क्या है? तो लाइटर ब्यूटेन है। मर कैप्टन क्या है? तो एलपीजी का रिसाव होता है। मर कैप्टन में क्या होता है? एलपीजी का रिसाव होता है। प्रभावी आसवन में क्या होता है? पेट्रोल का शोधन होता है। मर कैप्टन में क्या होता है? एलपीजी का रिसाव होता है, जबकि प्रभावी आसवन में पेट्रोल का शोधन होता है। भाप आसवन में क्या होता है? नमक का निर्माण होता है। भाप आसवन से नमक निर्माण होता है, जबकि रिवर्स ऑस्मोसिस से जल का शोधन होता है। रिवर्स ऑस्मो जिसे आरओ कहते हैं, वो जल का शोधन करता है। किसी पदार्थ का परमाणु भार 24 है, उसकी संयोजकता 2 है। किसी पदार्थ का परमाणु भार 24 और संयोजकता 2 है, तो उसका तुलनांकीय भार कितना होगा? 12 होगा। ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो 1 होता है। ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 1 है, जिसे भारी जल भी कहते हैं। ड्यूटेरियम का रेशियो प्लेटिनियम क्या लिखा है? ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ में 20 ग्राम के अर्धायु काल 4 दिन है, तो इसी पदार्थ के 10 ग्राम के अर्धायु काल कितना होगा? 4 दिन होगा। परमाणु संरचना का मूलभूत कण क्या होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियॉन नहीं है? तो कौन कौन है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इनमें से कौन न्यूक्लियॉन नहीं है? तो कौन कौन है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। एक मिनट, न्यूक्लियॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बाकी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन तो ना होता है। खोज सिद्धांत किसने दिया है? आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने परमाणु संख्या आधारित है। तिर्यक का नियम डोबेरेनर ने दिया। अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया। प्लाम पुडिंग का मॉडल किसने दिया? तो जे थॉमसन ने। बोर का परमाणु नियम मॉडल किसने दिया? तो नील्स बोर ने दिया, कक्षों की अवधारणा के लिए। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत किसने दिया? तो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति हेतु दिया है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु इलेक्ट्रॉन कैसा है? तो अस्थायी है। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या है? तो अस्थायी। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो अस्थायी है। इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान निर्धारण के लिए किसका यूज करते हैं? तो RN मलिकन। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान का निर्धारण किसने किया था? तो RK मलिकन ने किया था। इसका खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया। निम्नलिखित में से जो तत्व के परमाणु भार से संबंधित है, जिसका प्रत्येक परमाणु 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसमें क्या होगा? तो वो 35 होगा, क्योंकि परमाणु का प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन 18, तो दोनों को जोड़ देंगे तो उसका निकल जाएगा परमाणु भार, तो 35 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन फर्क नहीं पड़ता है। परमाणु क्रमांक को किसने दिया? मोसले ने दिया। नाभिक को रदरफोर्ड ने दिया। प्रोटीन गोल्डस्टीन ने दिया। क्वांटम संख्या प्लाक ने दिया। पाउली ने अपवर्जक दिया और हुड्स ने कक्षक दिया था। हाइजनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत, अफबाउ ने उपकक्षा दिया, बोलबेरी ने कक्षा दिया, पॉजिट्रॉन ने एंडरसन दिया। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो मंदक के रूप में करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग क्या है? तो मंदक के रूप में करते हैं। ईंधन के रूप में यूरेनियम, स्नेहक के रूप में मेर्क्यूरी, रोधी के रूप में कैडमियम और ग्रेफाइट है मंदक के रूप में। ठीक है। अपचालक वह पदार्थ है जो अपचालक वह पदार्थ क्या है? अपचालक वह पदार्थ है जो ऑक्सीकरण करता है, लेस इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अपचायक क्या होता है? अपचायक इलेक्ट्रॉन को त्यागता। अपचायक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कहाँ होता है? एनोड पर होता है। एनोड पर होता है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा निर्मित यौगिक क्या कहलाता है? तो संयोजक यौगिक। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा निर्मित यौगिक क्या कहलाता है? संयोजक यौगिक कहलाता है। 92 यूरेनियम 238 परमाणु में उपस्थिति इलेक्ट्रॉनों की संख्या 146 है। निम्न में से कौन सा कणों के वेग द्वैत का प्राकृतिक रखता है? तो इलेक्ट्रॉन रखता है कण और तरंग के रूप में। फिर आता है, सम्मिलित कीजिए। बॉयलर स्थिर ताप के लिए, चार्ल्स स्थिर दाब के लिए है।
एवोग्रोडो मोलों की संख्या है, गेसुलाक स्थित आयतन है, ग्राहम विचलन है, ग्वाल्टन संख्या पराध्वनिक ध्वनि है। आदर्श गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी, वास्तविक गैस दाब आरोपित करता है। डाल्टन आंशिक दाब, मोनोमीटर गैसों का दाब है, मोनोमीटर में गैसों का दाब है। संभारिक क्या है? भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक तथा समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व होते हैं। संभारिक क्या होता है? इसमें भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक होगा पर समान द्रव्यमान संख्या होगा, उसे संभारिक कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें रेडियोधर्मिता के भौतिक मापन ऐसा ही कहीं से करते हैं? तो बैकुलर का करते हैं। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन है? तो टाइटेनियम है। ठीक है। उष्मा शोषी अभिक्रिया ऊर्जा का अवशोषण करता है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उत्प्रेरक क्या है? तो अभिक्रिया की दर बदलता है। यशद लेपन क्या है? तो लोहे में जस्ता की परत को चढ़ाता है यशद लेपन। कोल गैस क्या है? तो H2CH4। कोल गैस क्या है? कोल गैस क्या है? तो H2CH4 और CO है। प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो CO+N2 है। ऑक्टेन संख्या पेट्रोलों की गुणवत्ता के लिए, सीटेन संख्या डीजल की गुणवत्ता के लिए है। विद्युत लेपन की प्रक्रिया में विद्युत लेपन को जाने वाली वस्तु कार्य करती है कैथोड पर। विद्युत लेपन की प्रक्रिया में विद्युत लेपन की जाने वाली वस्तु कार्य करती है कैथोड का करती है। किसी गैस को 27 डिग्री सेल्सियस पर आयतन 300 मिलीमीटर है, दाब की स्थिति रखने पर उस पर गैसों का तापक्रम 127 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो गैसों का आयतन क्या होगा? 400 मिलीलीटर होगा। CrCO2 कैमियम की ऑक्सीजन संख्या कितना है? तो +6 है। CrO4 क्रोमियम में ऑक्सीकरण कितना होता है? तो +6 का होता है। पीतल में क्या होता है? पीतल मिश्रण होता है तांबा और टिन का। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का है। कांसा किसका है? तांबा और टिन का। पीतल होता है तांबा जस्ता और कांसा होता है तांबा और टिन का। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो लोहा क्रोमियम और निकेल होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा होगा, क्रोमियम होगा, निकेल होगा और कार्बन होगा। जबकि जर्मन सिल्वर में तांबा जस्ता और निकेल होता है। जर्मन सिल्वर में क्या होगा? तांबा जस्ता और निकेल होगा। तांबा जस्ता और निकेल होगा। टाका में क्या होगा? तो सीसा और टिन होगा। गन मेटल में तांबा जस्ता टिन होगा। गन मेटल में क्या होगा? तांबा जस्ता टिन होगा। टाका में सीसा और टिन होगा। डोमिलर में क्या होगा? एल्युमिनियम, तांबा और मैग्नीशियम होगा। फिर आता है अधिकतम ZnSO4। ZnSuSO4 से ZnSO4 + Cu होता है। Cu का अवकरण हुआ है। फिर आता है किस अयस्क हेतु प्रारंभिक पद हेतु निस्तापन की आवश्यकता होती है? तो कार्बोनेट का। निम्नलिखित में से किस अयस्क हेतु प्रारंभिक पद हेतु निस्तापन की आवश्यकता होती है? तो कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। नाभिक की अस्थिरता का मुख्य कारण क्या है? नाभिक की अस्थिरता का मुख्य कारण क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का उच्च अनुपात। नाभिक की अस्थिरता का मुख्य कारण क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का उच्च अनुपात है, कारण है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया सबसे हानिकारक किरणों को जन्म देती है? तो वो विखंडन देती है विद्युत लाइट और एटॉमिक में। ठीक है। संलयन क्या शक्तिशाली होती है? हानिकारक अभिक्रिया कौन सी किरणें हैं? तो विखंडन है। विखंडन है। संलयन में सन स्टार हाइड्रोजन बम बनता है संलयन से, और विखंडन से विद्युत गृह और एटम बम बनता है विखंडन से। विद्युत संयोजी क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। सहसंयोजित क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है। हाइड्रोजन बंध क्या है? तो कमजोरी है। त्रिबंध क्या है? तो शक्तिशाली है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? तो एकल इलेक्ट्रॉन है। विद्युत ऋणात्मक क्या है? तो द्वि इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयरन विभव किसमें होता है? तो उच्च ऊर्जा में। कोल इलेक्ट्रॉन क्या है? तो आंतरिक कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? तो बाह्य इलेक्ट्रॉन है। अक्रिय गैस क्या है? तो उच्च आयरन है, उच्च आयरन विभव है। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने किया था? तो एनरिको फर्मी ने किया था। टिटेनियम के नाम किसके नाम का एक समस्थानिक है? तो टिटेनियम ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। सिल्वर आयोडाइड क्या है? तो सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने के लिए है। सिल्वर नाइट्रेट मतदान में स्याही की कलाई के लिए है। फेरस सल्फेट हरा कशिश के लिए है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं जिसे। जिंक ऑक्साइड क्या है? तो चूहे मारने का विष होता है। सोडियम थायोसल्फेट क्या है? तो फोटोग्राफी में हाइपो के लिए है। एथिलीन ग्लाइकोल क्या है? तो एंटी फ्रीज ठंडे देशों में ईंधन के रूप में करते हैं। कौन सबसे भिन्न है? तो ट्रॉम्बे, तारापुर, कमला, कल्पक्कम और नरोरा, ये सभी तो पर ट्रॉम्बे एक बार्क का है, बाकी सब भिन्न है। तो सब तो वही है, सब तो परमाणु ऊर्जा केंद्र ही है। हाँ, ट्राम्बे जो है वो एक तरह का रिसर्च सेंटर, बाकी तारापुर, कल्पक्कम, नरोरा वहाँ से ऊर्जा निकलता है। ठीक है। निकल तो कौन सा धातु वर्ग विद्युत ऋणात्मक गुण को बढ़ाते हुए क्रम में दर्शाता है? तो सबसे ज़्यादा सीजियम, फिर रीबियम,
केटियन सोडियम और कैल्शियम, ये बढ़ता हुआ क्रम है ये। कौन सा ऑक्साइड में अम्लीय होता है, तो पता नहीं। उप संयोजी बंध किसमें है, तो केवल एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन को दो परमाणु के मध्य साझा करता है। उप संयोजी बंध में क्या होता है, केवल एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन का दो परमाणुओं के मध्य साझा होता है उप संयोजी बंध में। ठीक है। भौतिक राशि जो किसी समूह के ऊपर या नीचे की ओर जाने पर बढ़ते उसे विद्युत धनात्मक, क्या बोल रहा है, भौतिक राशि जो किसी समूह के ऊपर से नीचे की ओर जाने पे बढ़ती है उसे विद्युत धनात्मकता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मकता कहते हैं। निम्न में से कौन सा गुणधर्म ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से संबंधित है, तो ऊष्मा का निकलना। इनमें से कौन सा गुणधर्म है जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं से संबंधित है, तो ऊष्मा का निकलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं से संबंधित है। फिर आता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दान होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का दान होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का दान होता है। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनों की हानि है। ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण है। Fe+Fe से ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीजन ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाता है। सभी ऑक्सीकरण हो रहा है। अवकरण क्या है, इलेक्ट्रॉनों, अवकरण में होता है इलेक्ट्रॉनों का लाभ। क्लोरीन से क्लोरीन माइनस गया तो ये अवकरण हो गया। आयोडीन क्या है, तो ऑक्सीकारक है। 2Na+Cl2 से 2NaCl बना, ऑक्सीकारक और अवकारक का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन से मुक्त होने का कारण क्या है, तो जल के प्रकाश का अपघटन होना। जल के प्रकाश का अपघटन होना यह ऑक्सीजन के द्वारा मुक्त होने का कारण है। जब हाइड्रोजन में हवा का दहन होता है तब प्राप्त होता है जल। जब हाइड्रोजन में हवा का दहन होता है तब क्या प्राप्त होता है, तब प्राप्त होता है हमें जल। इसके बाद पुरानी किताबों के पन्नों को भूरा रंग हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है, सेल्यूलोज और ऑक्सीजन। सेल्यूलोज और ऑक्सीजन है। पायराइट अयस्क को सल्फर की अधिकता प्राप्त करने के लिए गर्म करने के प्रक्रम को भंजन कहते हैं। पायराइट अयस्क में सल्फर की अधिकता प्राप्त करने के लिए गर्म करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, भंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, भंजन कहते हैं। फिर आता है कॉपर अयस्क है क्लोरोपाइट का। कॉपर अयस्क किसका है, तो क्लोरोपाइट का है, क्लोरोपाइट का है। धातु किसका अयस्क है, तो कैसिलोटाइट का है। धातु किसका अयस्क है, तो कैसिलोटाइट का है। धातु किसका अयस्क है, कैसिलोटाइट है, तो टिन का है। किसका है, टिन का है। आयरन का सबसे शुद्ध रूप कौन होता है, तो रॉक आयरन, पिटवा लोहा। आयरन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो रॉक आयरन, रॉट आयरन जिसे पिटवा कहते हैं। सबसे घटिया होता है पिग आयरन। सबसे शुद्ध कौन है, तो पिटवा आयरन सबसे है जिसे रॉक आयरन कहते हैं। एक आयरन जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होता है वो Cn- है। यौगिक जिसे लूनर कास्टिक कहते हैं वो कौन है, तो AgNO3 है। एक यौगिक जिसे लूनार कास्टिक कहते हैं वो क्या है, तो AgNO3 है। K2NiCH4 में Ni का ऑक्सीकरण संख्या +2 होगा। Fe3O4 में Fe ऑक्सीकरण अवस्था को 8/13 कहते हैं। K2Cr2O7 में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था +6 है। लोहे में जंग लगने से निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है, तो ऑक्सीजन तथा जल वाष्प है। लोहे में जंग लगाने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है, तो ऑक्सीजन और जल वाष्प है। ऑक्सीजन और जल वाष्प है। दही का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल है। नींबू का सिट्रिक अम्ल है। चींटी का डंक में मेथेनिक अम्ल और नेटल का डंक में मेथनॉइक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में टाइट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। समुद्री जल में 8.4 है। लार का 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6 होता है। शराब का 2.8, सिरका का 2.4, नींबू का 2.2, अम्ल का ये सब pH मान है। नींबू का 2.2 और मानव रक्त का 7.4 होता है। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग बहुत जल्दी लग जाता है, तो समुद्र के जल की स्थिति में। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तथा अपचयन एक साथ संपन्न होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। फेरिक ऑक्साइड एक जलीय विलयन अम्लीय होता है। फेरिक ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। निम्न में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है, तो मेलेकाइट लोहे का अयस्क नहीं है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट है, पर मेलेकाइट लोहे का अयस्क नहीं है। अमोनिया के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक होता है मेलेडियम मिश्रित लोहा। अमोनिया के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक क्या है, तो मेलेबेरियम मिश्रित लोहा है। निकेल हरी होती है। ठीक है। श्वेत फास्फोरस पी को लाल फास्फोरस बनाने के लिए कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो आयोडीन का करते हैं। धोवन सोडा का अनुसूत्र क्या, तो Na2CO3 10H2O है। आंसू गैस का सूत्र है CCl3NO3 आंसू गैस का सूत्र क्या है, CC कार्बन क्लोरीन 3 NO2।
धातु की रोस्टिंग भुनना मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीकरण होना। धातु को अगर हम रोस्टिंग करते हैं, भुनने का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीकरण निस्तापन होता है। वाष्पीकरण को अलग करना सगुण शुद्धिकरण है। कौन सा नहीं है? तो सांद्र विलयन चीनी अधिक होती है। सांद्र विलयन में चीनी अधिक होती है। तनु विलयन में विलायक अधिक होता है। संतृप्त विलयन में अति उच्च विलय होता है। जल में सर्वाधिक सर्वाधिक विलायक होता है। एरोसोल धूल कण है। वायु क्या है? तो गैस और गैस का विलयन होता है। धुआं गैसों में ठोस का विलयन है। धुआं क्या है? गैस में ठोस का विलयन है। धुआं क्या होता है? तो गैस में ठोस का विलयन होता है। कपूर क्या है? ठोस में गैस का विलयन है। मिश्र धातु क्या? ठोस में ठोस का विलयन है। शरबत क्या? जल में द्रव में ठोस का विलयन है शरबत। और कोल्ड ड्रिंक क्या है? तो जल में गैस का विलयन को कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। अम्ल और लिटमस पत्र को डैश में बदल देता है। तो अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। जिस जल में कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम में घुलनशील लवण होते हैं उसे कठोर जल कहते हैं। भारी जल मंदक है। मृदु जल पीने में और आश्रित जल बल्ब और बैटरी में होता है। ठीक है। ऑयल ऑफ वेट्रिसोल का रासायनिक नाम क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑयल ऑफ वेट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 राजा है। नींबू की उपस्थित अम्ल का नाम बताए तो वह सिट्रिक अम्ल है। नींबू में उपस्थित अम्ल का नाम क्या है? तो सिट्रिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल को डैश भी कहते हैं तो सिरका कहते हैं। एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? तो सिरका कहते हैं। मधुमक्खी का डंक से युक्त होता है एक अम्लीय तरल। मधुमक्खी का डंक किससे युक्त होता है? तो एक अम्लीय तरल से होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान तो 7 होता है। पीएच पैमाने की सीमा 0 से 14 तक होती है। धातु में निम्नलिखित में किस अयस्क में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो कोलोनाइट में ऑक्सीजन नहीं है। सोडियम में नहीं है। एल्युमिनियम में नहीं है और फी में नहीं है। जल की अस्थायी कठोरता उत्पन्न होती है जिसे घोलने पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से। क्या बोल रहा है? जल की स्थायी कठोरता उत्पन्न होती है इसमें घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से। एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न में से क्या है? तो उभयधर्मी है। एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न में से क्या है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एक तरह का उभयधर्मी है। किडनी में होने वाले पथरी का मुख्य अवयव क्या है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट है। किडनी में जो पथरी होता है उसका मुख्य अवयव क्या है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट निम्न में से किसे कहते हैं? तो बेकिंग सोडा को कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट निम्न में से किसे कहते हैं? तो बेकिंग सोडा को कहते हैं। हीरा क्या है? तो हीरा अपरूप है। ग्रेफाइट स्नेहक है। टिंडन प्रभाव क्लोराइड विलयन है। हाइड्रोकार्बन ईंधन है। वाल्कीकरण सल्फर है। जस्तीकरण जिंक में होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन है। प्राकृतिक बहुलक स्टार्च सेलुलोज है। प्राकृतिक प्लास्टिक ला है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीथीन या नायलॉन है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट पीवीसी है। नॉन स्टिक टेफ्लॉन है। प्रति शीतलक क्या है? तो फियॉन अमोनिया है। नायलॉन क्या है? तो पॉली एनाइड है। रेयॉन क्या होता है? सेलुलोज होता है। कार्बन फाइबर क्या है? तो अंतरिक्ष यान और वायुयान में यूज करते हैं कार्बन फाइबर का। हॉर्ज पाइप क्या है? तो पॉलिस्टर है। सिंथेटिक गैस क्या है? तो CO+H2 है। नेफ्था क्या है? तो ट्रांसफार्मर का तेल होता है नेफ्था। पारासीन क्या है? तो मोम है। सिन गैस क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है। अमलगम क्या है? तो धातु और पारा है। फिलामेंट क्या है? तो लिथियम है। फिलामेंट क्या है? तो टंगस्टन है। हल्का धातु लिथियम है। भारी धातु ओस्मियम है। कठोर धातु प्लेटिनियम या टाइटेनियम है। कठोर कठोर धातु फिर कठोर पदार्थ कहेगा तो हीरा है। उत्कृष्ट धातु कहेगा तो सोना है। सोडियम पायरॉक्साइड वायु शोधन होता है और जिंक ऑक्साइड विष होता है। आवा आवारा तत्व हाइड्रोजन है। आवारा कण इलेक्ट्रॉन है। सिल्वर नाइट्रेट स्याही है और सिल्वर ब्रोमाइड कलाई है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा है। जिंक क्लोराइड कीटनाशक है। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड है। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो विरंजक चून है। निम्न में से कौन सा यौगिक रासायनिक बंध से युक्त होता है? तो NaCl है। निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक बंध से युक्त होता है? तो NaCl है। परमाणु की विद्युत ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। निम्न में से कौन सा बंध सबसे प्रबल बंध है? तो ट्रिपल बॉन्ड का जो कार्बन में होता है। आधुनिक आवर्त सारणी डैश में प्रस्तावित की गई थी? तो मोसले के द्वारा। इस्पात में कार्बन की मात्रा ढलवा लोहे से कम परंतु पिटवा लोहे से अधिक होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के अलावा कौन सी धातु होती है? तो कार्बन क्रोमियम और निकल होती है। चिल्ली सॉल्ट पीटर का अयस्क किसका है? तो चिल्ली सॉल्ट पीटर
आधुनिक आवर्त सारणी निम्न में से किसका स्थान उचित रूप से व्यवस्थित नहीं है? तो अंतः संक्रमण तत्व का व्यवस्था नहीं है उन लोग का ठीक से। अक्रिय गैसों का आयरन विभव होता है उच्च। अक्रिय जो गैसें होती हैं उनका आयरन विभव कैसा होता है? उच्च होता है। तत्वों के वर्गीकरण के संबंधित त्रियक का नियम प्रतिपादन किया डोबराइनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रियक का नियम का प्रतिपादन किसने किया है? डोबराइनर ने किया। मेंडेलीव भार का है, नेडलिम अष्टक का नियम है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूलैंड्स ने किया है। यदि तत्वों के बढ़ते बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने से पहले के तत्व के समान गुणों वाला होता। यह नियम दिया था न्यूलैंड का अष्टक नियम ने। तिर्यक नियम किसने दिया? तिर्यक नियम को डोबलाइनर ने दिया था। अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया। भार को मोडेलिफ ने दिया। क्रमांक को मोसले ने दिया। आवर्त 7 है, वर्ग 18 है और ब्लॉक 4 है। तत्वों के भौतिक और गुण रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। नियम किसने प्रतिपादित किया? तो मेंडेलीफ ने किया। मोसले क्रमांक है। मेंडेलीफ के अनुसार तत्वों का गुण आवर्ती फलन के परमाणु के भार के बराबर होता है। परमाणु संख्या मोसले का है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 होती है। वर्ग 18 है। ब्लॉक 4 होते हैं। SPDF के तहत क्या है? लाइमस्टोन CaCO3 होता है। लाइमस्टोन क्या है? तो CaCO3 है। लाइम वाटर क्या है? तो CaOH का होल ट्वाइस है। कास्टिक सोडा NaOH है। बॉक्साइट क्या है? तो Al2O3 2H2O है। सिनेबार क्या है? तो HGS है। गैलेना क्या है? तो PbS है। आयरन पायराइड क्या है? तो आयरन पायराइड क्या है? तो FeH2 है। पिंच ब्लेड क्या है? तो यूरेनियम है। नीलाथ होता क्या है? तो FeSO4। नीलाथ होता क्या है? तो CaSO4 5H2O। नीलाथ होता क्या होता है? SuSO4 5H2O। हरा कशिश क्या है? तो FeSO4 7H2O। हरा कशिश क्या है? FeSO4 7H2O। सफ़ेद होता क्या है? ZnSO4 7H2O। जिप्सम है CaSO4 2H2O। पीओपी क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। तूतिया क्या है? तो CaSO4 5H2O। थिनर क्या है? तो एसीटोन है। पोटेशियम डाइमराइट क्या होता है? तो शराब का पता होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। खंड में किसमें हैलोजन का स्थान होता है? तो पी खंड में हैलोजन होता है। दैनिक चर्चा के वस्तुओं के प्लास्टिक का प्रयोग होता है जिसमें कौन सा प्लास्टिक होता है? तो बेकेलाइट और पॉलीएथिलीन होता है। निम्न में से कौन सा द्रव्य नहीं है? तो पेट्रोलियम द्रव्य गैस द्रव्य नहीं है। मिट्टी का तेल, डीजल और द्रवित हाइड्रोजन द्रव्य है। क्षार धातुओं में आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाता है? तो 1A में रखा जाता है। किस आवर्त सिरका धातु किसमें आता है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? पीतल Cu+Zn। पीतल क्या है? तो पीतल Cu+Zn। कांसा क्या है? तो Cu+Sn। पीतल में कॉपर और जिंक होता है जबकि इसमें कॉपर और टिन होता है कांसा में। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल होता है जबकि टाका में टिन और Pb होता है। रॉक गोल्ड में क्या होता है? तो रॉक गोल्ड में कॉपर और एल्यूमिनियम होता है रॉक गोल्ड। और टाइप मेटल में मुद्रण में Pb, Sb और Sn होता है। स्टील में क्या है? तो लोहा और कार्बन है। स्टेनलेस स्टील लोहा, कार्बन, निकेल और कार्बन, क्लोरीन और कार्बन होता है। शून्य समूह में रखे गए तत्वों के नाम से जाना जाता है तो निष्क्रिय धातु के नाम से। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे हल्का धातु लिथियम है। सोडियम धातु का संग्रहण करने चाहिए तो मिट्टी के तेल में। हाइपो का रासायनिक सूत्र। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाया जाने वाला प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो MgOH का होल्टोइज है। क्लोरोफिल अणु में क्या मौजूद होता है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल अणु में कौन सा तत्व? क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में क्या मौजूद होता है? तो मैग्नीशियम। बॉक्साइट का रासायनिक तत्व क्या है? तो हाइड्रेट एल्यूमिना है। बॉक्साइट का रासायनिक तत्व क्या होता है? बॉक्साइट का रासायनिक तत्व क्या है? तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना है। Al2O3 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। और ठीक है, इसके बाद डोलामाइट का रासायनिक सूत्र CaCO3 MgCO3 होता है। डोलामाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? डोलामाइट का CaCO3 MgCO3 होता है डोलामाइट का। फिर होता है तुम्हारा एम्बेस्ट्रॉम किससे बनती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है? तो उसमें लोहा होता है। लोहा होता है हीमोग्लोबिन में। बायोगैस मिश्रण होता है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का। निम्नलिखित में से कौन यौगिक एल्केन का नहीं है? तो कौन कौन एल्केन का है? तो CH4 C2H6 C2H10। पर C2H4 एल्कीन का है। C2H4 एल्कीन का है। निम्न में से कौन सम्मिलित कीजिए? कैल्शियम सिलिकेट सीमेंट में होता है। प्यूटेरेट विधि
कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट सीमेंट में होता है। सीमेंट में क्या मिलेगा आपको? कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। जबकि प्यूटेरेट विधि में जल शोधन होता है। जिप्सम में क्या होता है? सीमेंट को सूखने में देर करता है जिप्सम, जबकि एल्यूमिना सीमेंट में जल्दी सुखाता है। आयरन ऑक्साइड सीमेंट को मजबूती देता है, जबकि चूना पत्थर सीमेंट में दरार को रोकता है। अति शीतलन द्रव कांच है, जबकि सोडियम के उच्च वसीय अम्ल साबुन है। रीजिंग क्या होता है? साबुन का झाग है, जबकि डिटर्जेंट क्या है? तो कठोर जल का झाग है ये। टेरिलीन होता है किसमें? पॉलिस्टर में। टेरिलीन किसमें होता है? पॉलिस्टर में होता है। जिस यौगिक में आयोडोफॉर्म बना होता है वह मिथाइल आयोडाइड है। नायलॉन बनाने में कच्चा पदार्थ कौन है? तो एपिडिक अम्ल है। पेट्रोल के अपस्टोरक रोधी तत्व पदार्थ मिलाया जाता है टेराट्रिल लेड से टीएल से। लौह धातु को जंग लगाने वाली वायु में कौन किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन और नमी की होती है। विस्फोटक नहीं है तो कौन सा विस्फोटक नहीं है? विस्फोटक कौन कौन है? तो डायनामाइट है, डायनामाइट है, टीएनटी है, टीएनपी है, टीएनजी है, आरडीएक्स भी है, आईईडी है, फ्लिक एसिड भी है, गन पाउडर भी है, सोडियम नाइट्रेट भी है। पर मस्टर्ड गैस होता है, ऑयल कोई नहीं है, पर मस्टर्ड गैस एक विस्फोटक है। मस्टर्ड गैस ऑयल नहीं होता है। जनहित सॉरी ज, ज, जरंग ज, ज, जंग रहित लोहा बनाने के लिए कौन सी धातु होती है? क्रोमियम और जिंक होती है। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो पिटवा लोहा है। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है कार्बन की मात्रा को। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे की उसकी परत को चढ़ावा गैल्वेनाइजेशन कहलाती है? तो जस्ता का है। धान का खैर रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? धान का खैर रोग होता है तुम्हारा मैग्नीशियम की कमी के कारण। प्रयोगशाला में काम आने वाली खोखली वस्तुओं को बनाने के लिए कांच के किसका अधिकतम प्रयोग करते हैं? तो पायरेक्स कांच का। मिथाइल अल्कोहल में औद्योगिक निर्माण किया जाता है लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। बेवकूफ़ों का सोना फॉल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है पायराइट को। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है सोना। आतिशबाजी में हरा रंग किसमें क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो बेरियम के कारण। उर्वरक के निर्माण में कौन सा तत्व उपयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम को। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का। चिली सॉल्टपीटर किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम नाइट्रेट का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रंजक नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर नहीं है। दो या दो से अधिक यौगिक जिसमें समान प्रकार की परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे समवयी कहते हैं। अप्रूप क्या है? कोयला हिल, ठीक है। तेल में लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो झाग वाला अग्निशामक का। झाग अग्निशामक के प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ कौन है? तो Al2SO4 का 3 है। कृत्रिम रेशम में पॉलीएलमाइड बना होता है नायलॉन का। बहुलक प्राकृतिक पदार्थ नहीं है। बहुलक का प्राकृतिक पदार्थ कौन सा नहीं है? तो नायलॉन, सेलुलोज, मंड, ग्लूकोज नहीं पता इसमें। गन्ने का शक्कर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तथा जल अपघटित करने वाला एंजाइम को इन्वर्टेज कहते हैं। गन्ने और शक्कर के ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में जल अपघटित करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? तो इन्वर्टेज कहते हैं। अस्पतालों में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन वाली नली में कौन सी गैस होती है? तो हीलियम रखा जाता है। ऑक्सीजन के साथ हीलियम को। एसिटिलिक अम्ल आमतौर पर किस अम्ल का मिलाया जाता है? तो पीड़ाहारी के रूप में। अंतः ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सा है? तो क्लोरोमाइसिटीन है। और फ्लिंट कांच में क्या होता है? तो पता नहीं, मोनाजाइट अयस्क है। तंबाकू क्या है? तो निकोटीन। तंबाकू में तो आपको निकोटीन मिलेगा। चाय में थिन मिलेगा, कॉफ़ी में कैफीन मिलेगा, कैप्सूल में स्टार्च मिलेगा, वस्त्र में सेलुलोज मिलेगा, वायुयान में डेल्यूमेलेमिन मिलेगा। इस तरह करके हम लोग का साइंस खत्म हुआ। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक